मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्ट्रेस की कहानी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेस क्या है, यह कौन सी घटना है जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम एक दूसरे फ्रेंड को बोलते रहते हैं कि यार आज तुम स्ट्रेस में लग रहे हो, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके अंतः मन में कुछ चल रहा होता है, जिसके कारण से उसके फेस का एक्सप्रेशन नॉर्मल से चेंज हो चुका होता है, और इसी फिनोमिना को आप स्ट्रेस के रूप में उसे बोलते हो कि आप स्ट्रेस में लग रहे हो। इसका मतलब हो गया स्ट्रेस जो है वह इंटरनल फिनोमिना है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था किसी आदमी का, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी बॉडी का और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। मान के चलिए कि यह कोई बॉडी है और इस पे हम लोड लगा रहे हैं। यह कोई बॉडी है, इस बॉडी पर ढेर सारा लोड लगा दिए, F1 लगा दिए, F2 लगा दिए, F3 लगा दिए, ढेर सारा लोड लगा दिए, F4 लगा दिए। तो इस बॉडी में क्या होगा? इस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। इस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप्ड होगा ड्यू टू दिस लोड। इस एक्सटर्नल लोड के कारण से इस बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रेस में आएंगे, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे आगे। लेकिन अभी पहले समझते हैं कि ये स्ट्रेस जो है डेवलप्ड क्यों हुआ। इसका एक वजह है कि जब भी हम इस पे लोड लगाएंगे, जब भी इस पे फोर्स लगाएंगे, तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड बॉडी का इंटरनल मॉलिक्यूल्स होगा, वह इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा। इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इस अप्लाइड फोर्स जो लोड लगा रहे हैं उसको रेसिस्ट करेगा, इसको रोकना चाहेगा। और हम न्यूटन के थर्ड लॉ से जानते हैं कि यदि बॉडी डिफॉर्म नहीं हुआ है तो रेसिस्टिंग फोर्स, ये जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा वह इंटरनल फोर्स कहलाएगा। इसे हम इंटरनल फोर्स भी बोलेंगे। और यह जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो लोड होगा, उसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, जिसे हम लोड बोलते हैं। अगर यह लोड के बराबर ही है तो इसका मतलब है कि हम अगर इंटरनल फोर्स को लेकर के एक टर्म डिफाइन करें और एक्सटर्नल टर्म को लेकर के एक टर्म डिफाइन करें तो दोनों अलग अलग होगा। तो अभी कहानी चल रही है स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस इसमें कौन सा वाला, इंटरनल फोर्स होगा या एक्सटर्नल फोर्स होगा? तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं, एक एग्जांपल से समझ चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वह इंटरनल फिनोमिना होता है और वह इंटरनल फोर्स के कारण से डेवलप्ड होगा। इसका मतलब हुआ इसको जो हम डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे? ये स्ट्रेस जो होगा इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को कहेंगे। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों अलग अलग फिनोमिना होती है, लेकिन यह एक दूसरे के बराबर होगा अभी, इसलिए कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में बराबर होते हैं। तो अब आइए डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। अभी जस्ट हम लोगों ने कहानी से समझा कि स्ट्रेस जो है वह इंटरनल फिनोमिना है किसी बॉडी का। तो इसे हम डिफाइन करते हैं
the internal resisting force per unit area is called stress. It is denoted by sigma. It is denoted by sigma. तो आइए समझते हैं इस चीज़ों को कि स्ट्रेस जो है, अभी अभी हम डिफिनेशन से पढ़ चुके हैं कि इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस को अभी हम P से डिनोट करते हैं, तो P बाय A हो जाएगा। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। मान के चलिए यह कोई रॉड है, यह कोई रॉड है। इस रॉड पे P फोर्स लगा रहे हैं, P फोर्स लगा रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू A है। तो अगर यह अप्लाइड फोर्स P है तो इसके इक्वल ही इंटरनल फोर्स लग रहा होगा P, जो इसके बराबर होता है। डेफिनेशन से हम जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे लग जाएगा और ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो यह क्वांटिटी, यह जो स्ट्रेस है सिग्मा इक्वल टू P बाय A होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसकी बात करें कि P क्या होगा, तो P इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। एरिया क्या हो गया, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, इसके ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है और इस सिलिंड्रिकल बॉडी का ये सरफेस एरिया कहलाता है। इसे लेटरल एरिया भी कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहीं पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए वही एरिया हमारा यहाँ पे आएगा। अब आते हैं कि की पॉइंट देखेंगे क्या होता है। की पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, अब देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े कि स्ट्रेस इक्वल टू P बाय A होता है। P क्या है, यह इंटरनल फोर्स है, तो ये न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं और इसे PA से डिनोट करते हैं। यानी यूनिट ऑफ स्ट्रेस हो गया पास्कल। इसे एक्चुअली 1 पास्कल यूनिट एक स्मॉल यूनिट होता है, सो हम प्रैक्टिकली मेगा पास्कल विल बी यूज्ड। प्रैक्टिकली जो है हम लोग मेगा पास्कल यूज्ड करेंगे। अभी मेगा पास्कल का मतलब क्या है, मेगा पास्कल का 1 मेगा पास्कल का मतलब है 10 टू द पावर 6 पास्कल, 10 टू द पावर 6 पास्कल। दूसरी बात, यूनिट हमें पता हो गया कि स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या इसे हम पास्कल भी बोलेंगे, मेगा पास्कल में इसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अब दूसरी बात है, ये स्ट्रेस वेक्टर होता है या टेंसर होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, सेमेस्टर के एग्जाम में आ सकता है और ये SSC JEE वगैरह में भी पूछ सकता है, किसी भी दूसरे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेस
स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। ये ना तो वेक्टर है और ना स्केलर है, यह एक टेंसर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यह वेक्टर का ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है, ऑबे नहीं करता है, जिसके कारण से यह एक टेंसर क्वांटिटी है। तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या ये टेंसर, ये जो स्ट्रेस है, क्या हम इसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? क्या इसे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो स्ट्रेस को, यह एक इंटरनल फिनोमेना है, बॉडी के अंदर में हम जा नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसे मेजर हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली नहीं करेंगे तो आखिर कैसे करेंगे, तो इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमें एक बात पता चल गया है, स्ट्रेस कैन नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। इसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट लिखा है, लेकिन डायमेंशन भी अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो हम क्या लिखेंगे? तो अभी अभी हम सिग्मा को लिखे हैं P बाय ए ऑन फोर्स, तो MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑन लेंथ स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ML इनवर्स T-2। ये आपका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया स्ट्रेस का। और बातें, स्ट्रेस की और बातें हैं कि स्ट्रेस को हम और स्ट्रेस की आगे की बात है, ये स्ट्रेस जो होता है, ये स्ट्रेस बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंटरनल फिनोमिना है और बॉडी में हर जगह एक जैसा स्ट्रेस होता है, यानी कि स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the body। और एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, एक टर्म स्ट्रेस से रिलेटेड बार बार आता है, स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? तो स्ट्रेंथ किसे कहेंगे? इट इज maximum stress that is a material can withstand is called strength। इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ स्ट्रेस का वह मैक्सिमम वैल्यू है जिसे कोई मटेरियल वियर कर पा रहा है, विथ स्टैंड कर पा रहा है, सह सकता है, उसे ही हम बोलेंगे कि वह स्ट्रेंथ है उसका। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था स्ट्रेस से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए कि यह कोई रॉड है, इसे हम स्टील बार भी बोलते हैं, या कोई रॉड है, ये स्टील बार है कोई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस
सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू, मान के चलिए दिया हुआ है 5 मीटर, 5 mm दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है इसका, और इस पे फोर्स लगा रहा है F या P, हम डिनोट करते हैं इसे P से डिनोट करते हैं, तो P जो फोर्स लगा रहा है वह 100 न्यूटन लगा रहा है। अगर ऐसा है देन फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इन द स्टील बार। स्टील बार में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला हम इंटरनल, ये अप्लाइड फोर्स ही होता है, लेकिन हमने पहले ही बोला है कि ये अप्लाइड फोर्स जो है इंटरनल फोर्स के बराबर ही होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो हम जैसा कि फॉर्मूला से जानते हैं, स्ट्रेस अगर हमसे पूछा गया है तो स्ट्रेस इक्वल टू हो गया आपका P बाय ए, स्ट्रेस इक्वल टू P बाय ए। एक्चुअल में यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लिए हैं ये होता ही है इसके इंटरनल फोर्स के बराबर, इसीलिए P बाय ए हम लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। P बाय ए मीन्स P का वैल्यू 100 दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 mm, तो 5 mm है, तो 5 mm को हमको SI में कन्वर्ट करना होगा, यानी मीटर में कर देंगे, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। और जब ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 20 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यह कोई क्यूबाइड है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखा है, और साथ में इस A1 एरिया पे 96 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इस एरिया को हम बोल देते हैं A2, और इस पे फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन, और इस वाले एरिया पे, ये एरिया 3 है, और इस पे फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू फोर्स F1, F2 एंड F3। हम अब निकालेंगे कि F1, F2 एंड F3 के कारण से कितना स्ट्रेस डेवलप होता है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि F1 के कारण से कितना स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। स्ट्रेस ड्यू टू F1, इसे हम सिग्मा 1 से डिनोट कर देते हैं, और सिग्मा 1 हो जाएगा F1 बाय A1, और F1 का वैल्यू दे रखा है 96। इसका एरिया, इस एरिया को देखेंगे, ये वाला एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 है, और ये विड्थ इसका 4 है, तो 6 × 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे स्ट्रेस ड्यू टू F2, सिग्मा 2 F2 बाय A2, F2 36 न्यूटन डिवाइडेड बाय दिस एरिया, ये एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 2, 36/12, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे स्ट्रेस ड्यू टू F3, सिग्मा 3 इक्वल टू F3 बाय A3। तो ये आपको दे रखा है F3 का वैल्यू 16 न्यूटन, और इसका एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 4 × 2, तो 16/8 इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
किस तरह से करेंगे। स्ट्रेस को सबसे पहले हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। फिर इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस दो भाग में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा होता है अपना बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, और फिर एक्सियल स्ट्रेस भी डिवाइड होता है दो पार्ट में, जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, अब फिर ये शेयर स्ट्रेस भी डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। पहले पार्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और दूसरे पार्ट को बोलते हैं टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। ये हमारे सेमेस्टर में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस को हम दो भाग में बांटे, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। फिर नॉर्मल स्ट्रेस को दो भाग में बांटे, एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। फिर एक्सियल स्ट्रेस का टू टाइप्स हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इधर शेयर स्ट्रेस हमारा दो तरह का हो गया, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। अब आइए देखते हैं एक एक करके ये सारे टाइप किस तरह के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है जो किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर लग रहा होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा होता है। इसको डिफाइन करेंगे normal stress is defined as the stress which is perpendicular to the face or surface of the body। अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस परपेंडिकुलर लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह नॉर्मल स्ट्रेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर यह कोई बॉडी है, इस बॉडी पे इस फोर्स के कारण से हो रहा हो, F1 फोर्स लगा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है, F1 फोर्स इस फेस पे परपेंडिकुलर है, इस फेस और सरफेस पे ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेस जो डेवलप्ड होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसी स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। कहने का मतलब है कि इस केस में अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया पे फोर्स परपेंडिकुलर होगा, तब हमारा द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया अगर परपेंडिकुलर है एरिया पे तो हम उसे बोलेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस है। अब इस नॉर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ बातें हैं। इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक्चुअल इस फेस पे ये डायरेक्टली लग रहा होता है, इस
फोर्स के लगने के कारण से स्ट्रेस डायरेक्टली डेवलप्ड हो रहा होता है बॉडी में, इसीलिए नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस because of it acts directly to the body। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। तीसरी बात कि नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो ये F बाय ए हो जाएगा अगर इसका एरिया ए रहा तो। एक्सियल स्ट्रेस किसे कहते हैं? एक्सियल स्ट्रेस किसे कहेंगे? इफ stress is along the axis then stress is known as एक्सियल स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस है और वह एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो उसे ही हम एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर यह कोई बॉडी है, इस बॉडी का एक्सिस हमेशा इसके सेंट्रॉइड से पास करता है। अगर ये इसका एक्सिस है और सिग्मा इधर ही लग रहा है, यानी सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होगा। सिग्मा इक्वल टू, इसको सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, सिग्मा ए इक्वल टू एफ वाई ए होगा। तो इस केस में हमारा फोर्स इधर ही लग रहा होगा, एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा, तो ये एक्सियल स्ट्रेस हो जाएगा। एक्सियल स्ट्रेस फिर दो तरह के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किसे का कहेंगे? द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से, इक्वल टू हो जाएगा टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस तरह से अगर हमारा फोर्स लग रहा हो, यह कोई बॉडी है और इस बॉडी पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये आउटवर्ड फोर्स होता है, आउटवर्ड टू द बॉडी। ये आउटवर्ड फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो हमारा कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। The stress which is developed
ड्यू टू compressive force or load is called compressive stress। कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम किसके कारण से डेवलप होता है, इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा सी। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर बॉडी को फोर्स कंप्रेस कर रहा है, उसके कारण से जो सिग्मा सी जनरेट होगा वह होगा सिग्मा सी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा सी इक्वल टू पी एफ बाय ए। अगला टाइप का स्ट्रेस था बेंडिंग स्ट्रेस। द स्ट्रेस developed due to bending is called बाइंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। बाइंडिंग स्ट्रेस अलग से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिंपली हम डिफिनेशन को देखते हैं। बाइंडिंग स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा बी। तो अगर इस तरह का कोई रॉड है और इसे हम बेंड कर देते हैं, इस तरह से इसको बेंड कर देते हैं, तो इस बेंड करने की वजह से इसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिस स्ट्रेस का नाम होगा बेंडिंग स्ट्रेस। और ये बेंडिंग स्ट्रेस हमारा सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई बाय आई होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिग्मा बी इक्वल टू माई बाय आई, इसे और भी बोलते हैं, इसे एम डिवाइडेड बाय आई बाय वाई, तो ये एम बाय जेड भी होता है। इसका स्ट्रेस। अगले टाइप का स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस किसे कहते हैं? अगर कोई स्ट्रेस पैरेलल टू द सरफेस हो तो उसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। आइए अब समझते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होता है। शेयर स्ट्रेस किसे कहते हैं? द स्ट्रेस which is parallel to the face or shear or surface is called shear stress। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर ये फोर्स इस तरह से लग रहा हो, इस सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लग रहा हो, यानी ये एरिया हो गया, इस एरिया को इस तरह शेयर करेगा ये, तो ये कहलाएगा शेयर एरिया, और ये कहलाएगा आपको शेयर फोर्स, क्योंकि ये पैरेलल लग रहा है सरफेस पे, तो ये कहलाएगा शेयर फोर्स कहलाएगा, और लोड भी बोल सकते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन इसका ये भी हो सकता है कि फोर्स द स्ट्रेस ड्यू टू
shear force, the stress due to shear force at shear area is called shear stress. shear stress, shear stress को हम डिनोट करते हैं टाउ से. इट इज डिनोटेड बाय टाउ. टाउ से हम शेयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं. तो शेयर फोर्स बराबर क्या हो गया? शेयर फोर्स बराबर अपना हो गया टाउ इक्वल टू शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय शेयर एरिया. शेयर एरिया. अब खत्म ही है. अब लास्ट टाइप का स्ट्रेस है टोर्सनल स्ट्रेस. टोर्सनल स्ट्रेस किसे कहेंगे? द स्ट्रेस ड्यू टू टोर्सन और ट्विस्टिंग मोमेंट is called टोर्सनल स्ट्रेस. टोर्सनल स्ट्रेस के बारे में भी हम इसके चैप्टर में जाकर के और डिटेल से पढ़ेंगे. टोर्सनल स्ट्रेस किस तरह से डेवलप होगा इस फिगर से समझते हैं. अगर यह कोई रॉड है, इस रॉड पे अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टोर्सनल स्ट्रेस. इसे हम कहेंगे टोर्सनल स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस टोर्सनल स्ट्रेस इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है. इट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस. तो अभी हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है. सबसे पहले हम लोगों ने कैटेगरी किया था इसका, फिर हम इसे डिफाइन करके देखे, फिगर से समझे कि क्या होता है. तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू सो मच.